2014 से अपने हर एहतजाज में नाकाम तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का मंसूबा बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप से नाउमीद होने के बाद प्लानिंग हो रही है कि ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाए और बानी पीटीआई को रिहा कराने के लिए एक बार फिर रियासत पर दबाव डाला जाए। बानी पीटीआई की ख्वाहिश है कि एक बार फिर मुल्क भर से आवाम को बाहर निकाला जाए, पहियाजाम हड़तालें की जाए, डी चौक तक मार्च किया जाए और ख़ास तौर पर अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरे किए जाएं ताकि अपनी अवामी ताकत साबित की जा सके। हालिया तमाम एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई की क़यादत तस्लीम कर चुकी है कि मौजूदा हालात में कोई भी मुल्क गिर तहरीक चलाना उनके बस की बात नहीं रही और यही वजह है कि इस बार तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की ख्वाहिशमंद है, मगर अपने गैर जमहूरी रवैये की वजह से यह हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनने से पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी हो या शाहिद खाकान अब्बासी की आवाम पाकिस्तान, दोनों जमातों को शिकवा है कि तहरीक इंसाफ ने किसी भी मुशावरत के बगैर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। उनका ख्याल है कि ऐसे किसी भी ऐलान से पहले तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी था। तहरीक इंसाफ अपने ही बयानात के बोझ तले दबी हुई है। एक तरफ अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए पीटीआई को मौलाना हर कीमत पर ऑन बोर्ड चाहिए, तो दूसरी तरफ मौलाना की पार्टी बज़िद है कि बानी पीटीआई की जानिब से माजी में की गई बदजुबानियों का पहले अजाला करें और फिर आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना को पहुंचाते हुए कहा है कि यही वक्त है कि मौलाना माजी की तलखियों को भुला कर आगे बढ़ें और तहरीक इंसाफ का साथ दें। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर मौलाना की पार्टी से दरखास्तें की जा रही हैं कि उनसे एक मुलाकात कर ली जाए। फ़िलहाल जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने यह जवाब देकर टाल दिया है कि जी मौलाना फजलुर रहमान उम्रे के बाइस मुल्क से बाहर है, उनकी वापसी के बाद ही मुलाकात हो सकती है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि खुद को 90% से ज़ायद आवाम की पॉपुलर जमात का दावा करने वाली पीटीआई अब किसी भी तहरीक चलाने के लिए मौलाना के रेंटे क्राउड की मुतलाशी है। 26 नवंबर को पीटीआई क़यादत की जानिब से कारकुनों को छोड़कर भागने वालों पर बानी पीटीआई अब एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। नए सूबाई सदर जुनैद अकबर भी अपने पहले इम्तिहान सवाबी जलसे में नाकाम हो चुके हैं। अब बानी पीटीआई सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान पर तकिया किए हुए है कि बस किसी तरह वो साथ देने के लिए मान जाए तो बस बात बन सकती है। हुकूमत भी फिलहाल पुरुमीद है कि मौलाना लाख इख्तलाफात के बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हुकूमत की बका को मसला हो। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बैकडोर राबतों का सिलसिला शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कायल करके बानी पीटीआई के लिए कुछ रिलीफ हासिल कर सके। इन काविशों में सबसे बड़ी रुकावट बानी पीटीआई का वो दोहरा मयार है जिसमें एक तरफ अपने कायदीन को इस्टेब्लिशमेंट से डील और ढील का टास्क सौंपते हैं, तो दूसरी तरफ वो अस्करी क़यादत के खिलाफ संगीन नौयत की सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। बानी पीटीआई इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए हैं कि वो अस्करी क़यादत के खिलाफ कैंपेन चलाकर उनको दबाव में लेकर आएंगे, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बानी पीटीआई का हर एक और रियासत मुखालिफ उठाया गया हर एक कदम उन्हें हर गुजरते दिन के साथ मुल्क की सियासत से कोसों दूर ले जा रहा है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल नए मुशीर वज़ीर आज़म बने हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा ज्वाइन करने के लिए, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द शो। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अज़हर जावेद साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ज्वाइन करने के लिए। एंड वी हैव एन अज़हर स्क्वायर इन द शो। हमारे पास हैं जी अज़हर सदीक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सदीक साहब ज्वाइन करने के लिए। अज़हर साहब आपसे शो का आगाज़ करूँगी। अज़हर साहब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहा है हमेशा से मेरे शोज़ में वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है और बहैसियत आपकी वकालत के भी और आपके सियासी कारकुन होने के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बड़ी इसको कदर की निगाह से देखती हूँ सर। लेकिन मुझे हैरत होती है कि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है करंट अफेयर्स के शोज़ में, क्या 90% आप लोग की पॉपुलैरिटी, 94% आप लोग की पॉपुलैरिटी। खैर होगी, इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी पॉपुलैरिटी है तो फिर हुकूमत के अगेंस्ट जब भी कोई एहतजाज करना होता है उसके लिए आपको मौलाना साहब की तरफ क्यों देखना पड़ता है, उसके लिए आपको बाकी ऑपोजिशन जमातों की तरफ क्यों देखना पड़ता है, उसके लिए आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ, उनकी जमात की तरफ क्यों देखना पड़ता है? आप तो ऑलरेडी इतने पॉपुलर हैं, आपको तो किसी की जरूरत नहीं है। यही तो आप लोग का क्लेम था।
बहुत शुक्रिया। आपको क्या किसने हम देख रहे हैं? हमको ये एहतजाज के लिए हम तो अपोजिशन को एंगेज कर रहे हैं। ये जो नाम की अशराफिया बैठी है, हम्म। उनके किरदार वज़ा करने के लिए कि वो तो देखिए ना इस पार्लियामान के अंदर हमने सारा कुछ देखा। एक-एक इंसान जानता है पूरी दुनिया के अंदर यूएन आर्बिट्रेरी कन्वेंशन डिटेंशन के ऊपर बातें आ गई, यूएसए की पार्लियामान के ऊपर आ गई, बैनुल-अक़वामी जो तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की, उन सब ने ये बातें कह दी हुई हैं। हम पे इल्ज़ाम एक ये था कि हम शायद कोई सोलो फ्लाइट करते हैं। तो हमने साबित ये किया कि नहीं है, हम अपोजिशन को भी लेकर चलते हैं। और अपोजिशन किसकी बात कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान तो अपोजिशन का हिस्सा कभी रहे ही नहीं। वो कब रहे हैं अपोजिशन का हिस्सा? जितना फैसिलिटेट उन्होंने पीडीएम में, हाँ, हमारे दौर में अपोजिशन रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह सारे मामलात को देखते रहे हमारे सामने हैं। हमारे हम्म। साथ तो इस दौर में बता दें कहाँ रहे हैं? कौन सी कोई बड़ी यानी यहाँ पर लूट मार जारी रही, यहाँ ज्यादतियां जारी रही, यहाँ डिटेंशन ऑर्डर आते रहे, 144 का निफाज रहा, खंदकें खोदी, लोगों को घरों से उठा लिया। आज ही की मिसाल ले लें, और अब्बास पप्पी के घर में वो क्या था जी, गैर कानूनी शिकार करने के तो घर, गैर कानूनी शिकार के लिए घर में जाकर तोड़फोड़ करती है पुलिस। आप अंदाजा हम्म। लगाएं इस बात को। तो ये वो सारी चीजें हैं। और हमें ये था कि ना पार्लियामेंट में क्या करके दें, अक्सरियत ही आपकी नहीं है, हर चीज राइट। क्लोज कर लेते हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम करनी थी, वो तो इवन वो तो हाँ याद आया, वो तो आदम नदी तारड़ के पास भी नहीं था उसका मुसवदा। उन्होंने कहा उनके पास नहीं है, जहां से आया हर एक को पता है। अब तो ये जबान जदे अच्छा, अवाम ये अज़हर हैं। भाई, आपने आज की एक खबर शेयर की और नवाज बप्पी साहब के हवाले से। आज ही की एक और खबर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सलमान अकरम राजा साहब को तो आप जानते हैं ना, उनको तो पीटीआई का बच्चा बच्चा जानता है, जाहिर सी बात है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब क्यों बार बार मौलाना साहब और उनकी पार्टी से राबता कर रहे हैं, और उनको आगे से ये जवाब दिया जा रहा है कि भाई क्योंकि मौलाना साहब उम्रे पर गए हैं, जब वापस आएंगे तब आपके साथ मुलाकात करेंगे। इफ़ यू पीपल आर सेल्फ सफिशिएंट, और अगर आप मौलाना साहब को अपोजिशन का हिस्सा भी नहीं समझते, आप उनको हुकूमत का ही समझते हैं, तो एटलीस्ट आपकी पूरी पार्टी को तो ऑन बोर्ड होना चाहिए। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ योर पार्टी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट क्लेम ऑन इट। है ना, मैं बात ये नहीं कर रहा, मैं तो बात कह रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि हमको देख रहे हैं उनकी तरफ, हम उनके साथ एक हेल्थी डिस्कशन में हैं, एंगेजमेंट में हैं। अब डाउट क्या रह गया? यानी मिसाल शाहिद खान अब्बासी या अपोजिशन के सारे थे, ये जाना जो सेमिनार किया था लेजेंड होटल के अंदर, वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नहीं था, वो तो अपोजिशन की जमातों का था। हम भी एक पार्टिसिपेंट के तौर पर, लेकिन वो क्या करने दिया उन्होंने वहां पर? आप अंदाजा लगाएं डर और खौफ कितना है इस बात का। यानी इनको कोई कहा जा सकता है कि आप जमहूरी लोग हैं, आपको डर और खौफ किस बात का होना चाहिए? चुप करके करने दे, एहतजाज हो रहा है, करने दे, डरे क्यों हैं आप? जहां तक बात है ना मौलाना फजलुर रहमान से, वो हम असूलों के ऊपर, हमने पार्लियामान में हुकूमत को एंगेज किया, 45 दिन बेवकूफ बनाई रखा है उन्होंने। फिर जनाब रिटर्न लेके आए, आगे आए, पीछे असूल, आए, नीचे अच्छा। आए, उधर आके बैठे। फिर क्या हुआ? वो हमने कहा ये तो वक्त जाया कर रहे हैं, हमने राइट। अपना काम पूरा कर दिया, उनको बैकफुट पे ले गए। अब मौलाना तमाम सियासी जो अपोजिशन लीडर जमाते हैं ना, उनको एंगेज कर रहे हैं कि ये हालात है, हुकूमत का सत्यानाश हो गया है, महंगाई आप कंट्रोल नहीं हो रही, वो अपना मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, वो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही है, हालात चल नहीं सकते हैं। तो अब उन सबको ऑन बोर्ड ला रहे हैं। अगर आ जाए तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं तो हमारा तो काम है, अब अवाम के पास हमने जाना है, तो अल्टीमेटली फिर हम सड़कों के ऊपर होंगे। ठीक है जी, अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब, क्लैरिटी मिल गई है, मुझे भी मिल गई है, हुज़ैफ़ा रहमान साहब को भी मिल गई है, माओन ख़ुसूसिया वज़ीर आज़म के। सबसे पहले तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको फॉर दिस न्यू पोर्टफोलियो। पहले ज़ाहिर सी बात है आपका ताल्लुक हमारी बरादरी से था हुज़ैफ़ा, और हम काफ़ी पुराने कॉलीग्स भी रहे हैं। सो मैं आपको इस नई अपॉइंटमेंट के लिए ऑल द बेस्ट विश करती हूँ कि आपकी जो भी एक ग्रोथ है वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी साबित हो। हैवन सेड दैट, अगर आप इस ऑपोजिशन को, पीटीआई की ऑपोजिशन को दीवार से लगाएंगे हुज़ैफ़ा रहमान साहब, तो ये क्लियर मैसेज है कि ये सड़कों पर आएंगे, ये एहतजाज करेंगे। तो फिर आप कैसे डील करेंगे इनके साथ? देखें जी, बहुत शुक्रिया बिनिश सलीम साहिबा, आपने मुझे मुबारकबाद दी। और आपका हमारा कोई शक नहीं, 2 दहाइयों से एक ताल्लुक़ है। इसी तरीके से अज़हर सिद्दीक़ साहब से भी हमारा एक अच्छा ताल्लुक़, अज़हर जावेद साहब से भी। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ और सूबे में हुकूमत है, और मुस्लिम लीग नून हमेशा से जमहूरी रिवायात की पासदारी करती रही है और जमहूरी इक़्तिदार की एक कस्टोडियन रही है। जितना मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत की मजबूती के लिए कंट्रीब्यूशन है, शायद ही किसी जमात का हो। अब ये अज़हर सिद्दीक़ साहब का मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है कि नून लीग उन्हें दीवार से लगा रही है, या नून लीग की तरजीहात में तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है।
इसी नून लीग की हुकूमत में तहरीक इंसाफ 2 से 3 लॉन्ग मार्च कर चुकी है और सब के सब नाकाम हुए। इसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इन्होंने सवाबी में अपना शो किया। तो इस वक्त अवाम जो है इन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर उस अवाम के रिजेक्शन का इल्ज़ाम आप ये लगाएं कि हमें वजारत दाखिला, पुलिस, FIA, एंटी करप्शन के ज़रिए कुचला जा रहा है, देखें जी 18 से 22 तक हमने इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को फेस किया। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि 18 से 22 तक, ये अजहर सिद्दीक साहब बहुत अच्छे माहिर कानून हैं कि मेरी बात को सेकंड करेंगे, कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल नैब केसेस में लगना तो दूर की बात है और उसको मंजूर होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नैब की DBs बनी बनाई आती थी और कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा जो है नैब से प्री अरेस्ट बेल लेना एक अचंभे की बात थी और एक जो है मौजज़ा समझा जाता था। और तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को अदालतों से रिलीफ मिले और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि अदालतें ज़ाहिर इंसाफ फराहम कर रही होती हैं। हम भी ज़ाहिर हुकूमत में बैठकर उसको काउंटर भी कर रहे हैं, अपीलें भी करते हैं। लेकिन ये बात कह देना कि हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का इरादा रखती है और अगर हम दीवार से लगाएंगे तो सड़कों पर आएंगे और हमारा जो है हुकूमत चलाना महाल कर देंगे, मेरे ख्याल से भी इन बातों से निकलना होगा। कोई मैच्योर बात करनी होगी। हुकूमत ने खुद से दावत दी थी तहरीक इंसाफ को और मेज़ पर बैठे भी थे, फिर मेज से खुद उठकर चले गए। हालांकि ये आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने हैं और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अपने आप को एक ट्रैक पर डाल रहे हैं तो वो सियासी क़यादत से ही कर रहे हैं। मुसलसल आप खतूत लिखें, मुसलसल आप कोशिश करें कि देखें ना, तहरीक इंसाफ की आज लड़ाई ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व क्यों है या एस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। इनकी लड़ाई या नून लीग को सपोर्ट क्यों कर रही है, इनकी लड़ाई इस बात पर है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें इमदाद क्यों नहीं दे रही दोबारा हमें पावर में लाने के लिए, जो हमें इमदाद 18 से 22 तक मिलती रही। तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ आज अगर जमहूरियत की या सिविलियन बालादस्ती की बात करती है तो नीयत कोई साफ नहीं है। नीयत के पीछे वही राज पिना है कि हमारी दोबारा हमें अपना आप जो है लाडला बनाएं और लाडला बनाकर दोबारा हमें जो है इक्तदार के ऐवान में घुसा दें। 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट भी आपके सामने है, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून को लोगों को हराया गया। तो ये सारी बातें जो है नून लीग की बात करती है ना कि कमीशन बना लें जी आप, लेकिन कमीशन आप 18 से बनाएं, बल्कि 17 से बनाएं। जब साकिब निसार यहाँ पर JIT या व्हाट्सएप पे बनाया करता था, उसके बाद 18 में नून लीग के इलेक्टेबल्स से टिकटें वापस कराई गई। 36 हल्के पंजाब के ऐसे थे जहां पर नून लीग के उम्मीदवारों की टिकटें जमा ही नहीं होने दी गई और वो चंद 100 वोटों से हारे। अब आप कहते हैं कि नहीं जी 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई है, उसकी तहकीकात करा लें। ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू। तो बात यह कि मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप का काम यही होता है कि एक दूसरे की गलतियों कोताहियों को नजरअंदाज कर मुल्क के वसीतर मफाद में मेज पर बैठना। अब देखें इकोनॉमी डूब गई थी, 3-4 बिलियन डॉलर से नीचे हमारे रिजर्व चले गए थे, आज वो 15 बिलियन डॉलर से ऊपर चले गए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हम नीचे ले आए हैं, बाकी चीजें बेहतर हो रही हैं, तो आपको मुमकिन है इस इलेक्शन में मौका नहीं मिला, अगले इलेक्शन में मिल जाए। यानी हमारा हमसाया मुल्क है, वहां पर भी इलेक्शन हुए, वहां पर कांग्रेस को शदीद इख्तलाफात थे, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत से इसलिए कबूल की कि जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। लेकिन ये वाला सिलसिला हमने कहीं नहीं देखा कि आपको अगर आपके हक में अगर कोई फैसला आ जाए तो बिल्कुल ठीक है, आपके खिलाफ आ जाए तो वही अदालतें बुरी हैं। आपके हक में अगर इलेक्शन कमीशन को डिसीजन दे तो बहुत अच्छा, आपके खिलाफ चला जाए तो बहुत बुरा। तो इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा जी। पॉइंट नोटेड भाई। मैं इसका बिल्कुल रिस्पांस ले रही थी अजहर सिद्दीक साहब से, लेकिन पहले मैं अजहर जावेद साहब को इस डिस्कशन में शामिल करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब ज्वाइन करने के लिए। दो चीज़ें, अब एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट एंड एज ए जर्नलिस्ट, आपको लगता है कि इनमें ये कैपेसिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या अगर अपने साथ ये एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, इनमें ये कैपेसिटी है कि ईद के बाद ये कुछ इस तरह का एहतजाज करें जो कि गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक है? कीपिंग दिस थिंग इन माइंड साहब कि जो 26 नवंबर को हुआ और उसके बाद जो एक फॉल आउट हुआ ना सिर्फ इंटरनली PTI का बल्कि ओवरऑल भी, डू दे एक्चुअली हैव अ कैपेसिटी? हुकूमत को परेशान होने की जरूरत है? बहुत शुक्रिया बिनिश। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और ये हकीकत है और इसका हमें इदराक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो पिछले 11 साल से तहरीक इंसाफ हालत एहतजाज में है। अगर हम देखें वो लॉन्ग मार्च जो एक लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में तहरीक का आगाज़ हुआ था, जिसमें जो इनको मदद हासिल थी, और ये लंदन से ही लंदन प्लान बना था और तमाम जमातों ने मिल के जो थे उस वक़्त थी, इमरान खान साहब थे, तारुल कादरी थे, इसके अलावा जो शुजात और परवेज़ लाई थी। तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक सिलसिला गुज़िश्ता 11 साल से जारी है और एहतजाज हम देख रहे हैं, लेकिन उसका
नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी अवाम को उसके नतीजे में महंगाई का सामना करना पड़ा, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और इसके अलावा एक अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा। मैं गुज़िश्ता 20 साल से लंदन से पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ। मैंने बेनज़ीर भुट्टो को कवर किया, नवाज शरीफ को कवर किया, बाकी सबको कवर किया, लेकिन किसी भी जमात ने जब वो एहतजाज कर रही होती पाकिस्तान या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कभी भी इन्होंने बात नहीं की, कभी भी कैसे ऐसे इकदाम नहीं किए जो कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जाए। लेकिन हम तहरीक इंसाफ में क्या देखा हमने, यहाँ पे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ यहाँ पे ना सिर्फ नारे लगे, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने पार्लियामेंट में और मुख्तलिफ जगहों पे अपनी बातें करने की कोशिश की। अमेरिका में इन्होंने जो कैंपेन चलाई रियासती इदारों के खिलाफ, रियासती पाकिस्तान फौज के सपा सलार के खिलाफ और दूसरे के खिलाफ, उसका नतीजा क्या निकला? मैं आपको यहाँ पे कंफर्म इतला देता हूँ कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग और दूसरे लोगों ने अमेरिका में $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और ये इन्वेस्टमेंट हुई इन पे कांग्रेसमैन की लॉबिंग के लिए, वो खत लिखवाने के लिए, वो ट्वीट करवाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? एक ही बयान से जो ट्रंप ने दिया कांग्रेस के अंदर, वो सारे का सारा $10 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो जाया हो गई। हुआ क्या? देखें, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज इस वक्त पूरी दुनिया में एक अपनी तवज्जो हासिल कर चुकी है। मैं 3 हफ्ते यहाँ पाकिस्तान में रह के आया हूँ, अभी कल ही आया हूँ। पाकिस्तान में जो मायूसी की कैफियत पिछले साल फरवरी में थी जब मैं इलेक्शन कवर करने आया था, वो अब मुख्तलिफ तौर पर बिल्कुल ऑपोजिटली एक होप में चेंज हो चुकी है। हमने क्या देखा? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, 7 मुल्कों की टीमें जो हैं, 6 मुल्क जो है वो बैरून मुल्क, दूसरे मुल्क है वो आए हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से सरबराहान ममलिकत आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है यहाँ बरतानिया आए, जो इनको वेलकम मिला, जो इनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला, वो अपनी तारीख में मिसाल नहीं रखता। बरतानिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है यहाँ पर वेलकम दिया और इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो उनके मामलात हैं वो कदरे बेहतर हो चुके हैं। आज़रबाईजान देख लें, दूसरी रियासतें देख लें, और सबसे लेटेस्ट जो शुक्रिया अदा किया ट्रंप ने, वो पाकिस्तान की आलमी सतह पर बढ़ती हुई कबूलियत क्या एक मजर है। इन हालात में होना क्या चाहिए? तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। एहतजाज बहुत हो चुका, एहतजाज मेरा ख्याल है पीटीआई के दोस्त जो हैं वो भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब लोग यरगमगाल है जो इन्होंने तो अनाउंस कर दिया है, मुल्क गिर इन्होंने एहतजाजी तहरीक चलानी। अच्छा, बल्कि नई चीज क्या है? नई चीज पता है कि आज़ाद साहब नई चीज ये है कि अडयाला जेल के बाहर भी ये खसूसी फरमाइश है बानी पीटीआई की कि भाई अडयाला जेल के बाहर जरा खास एहतजाज हो ताकि लोगों को हमारी पावर का पता चले। और ये तो फुल टाइम राब्ते कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ। क्या पता मौलाना साहब इनके साथ ज्वाइन कर लें, नहीं कर लें। तो आप कह रहे हैं एहतजाज बहुत हो चुके हैं, क्या मतलब है इसका? लड़ाई सिर्फ एक है, किसी तरह अडयाला में आज़ाद सदीक साहब आपके पास आ रही हूँ, अजहर जावेद साहब को मुकम्मल करने दें जी। अडयाला जेल में कैद जो कैदी है जिसको करप्शन के इल्जामात के तहत सजा हुई है, सिर्फ उसके लिए रिलीफ चाहिए। जिस दिन आप ये रिलीफ दे देंगे, ये सारा एहतजाज भी खत्म हो जाएगा, ये सारे मामलात भी खत्म हो जाएंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ अमेरिका का जो सोशल मीडिया विंग है उसकी यरगमाल बनी हुई है। वो सोशल मीडिया विंग जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ बोलता है, ये सब उससे डरते हैं। उसी के नतीजे में ये एहतजाज की जो कॉल्स दी जाती है, पहली कॉल्स का क्या नतीजा निकला, और अब तक एहतजाज से ना कभी तब्दीली आई है ना आएगी। इन तमाम लोगों को मिलकर बैठना होगा। पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी का जो रोड मैप है। आज़ाद सदीक साहब, आपने अभी पिछले जब कमेंट कर रहे थे तो आपने एक लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा लफ्ज लगा, असूल की बात की। तो ये किधर गया असूल भाई? ये तो अजहर जावेद साहब बता रहे हैं कि सिर्फ आपको रिलीफ चाहिए, यहाँ आपको रिलीफ मिला नहीं, वहाँ असूल शसूल सब इधर हवा में उड़ जाने हैं। और वो हाँ, हुजैफा ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं चलेगा जी। अच्छा, मुझे ये मैं समझा शायद आपने इंग्लिस्तान से मुस्लिम लीग बरतानिया के किसी सदर को बुलाया है। जितनी गुफ्तगू आपने सुनी उसमें कोई आपको कोई नजर आया कि वो पाकिस्तान के हवाले से बात की? एक सियासी जमात को हर एक को पता है, मैं नहीं जिक्र करना चाहता। जब आप आज़ाद जावेद साहब आपको मौका दूंगी, आज़ाद जावेद साहब आपको दूंगी मौका। जो बैलेंस हो ना, यानी जितनी भी गुफ्तगू है, मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो हर एक को पता है कि शख्सियत के बारे में क्या है। जितनी गुफ्तगू कोई रब्त नहीं है, हकायक से हटके है। हमारे दौर में तो जिक्र करते हैं एस्टैब्लिशमेंट हमें लेके आई थी, इन्हें कौन लेके आया? आज कोई जिक्र नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का। क्या एस्टैब्लिशमेंट का कुछ चेहरा बदल गया है?
एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के खिलाफ खुले, किसने कहा है? करें 2018 के इलेक्शन को करें कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की बातें बड़ी करते हैं, जब थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, अब तो ये होता है तरीकाकार कि अब जो हम क्या कह रहे हैं, अच्छा बड़ा जिक्र करते हैं, हुजैफा छोटा भाई है, उसको मुबारक हो, बड़ा पुराना ताल्लुक है उसके साथ, लेकिन एक बात बता दूं आपको बात, 2018 के अंदर आरटीएस बिठाया गया था इमरान खान को हराने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट क्या साथ थी, आप अंदाजा लगाएं। साथ ये होता है, साथ कैसे होता है कि एस्टैब्लिशमेंट जब नवाज शरीफ के साथ थी चली, 2013 से लेकर 18 तक हम सबने देखा। फिर कमाल की बात बताएं, पीडीएम जब से आई हुई है, एस्टैब्लिशमेंट चल रही है नहीं साथ, हर जगह सफर हो रहा है, अपना विजिट्स हो रहे हैं, एक एक चीज समझ आ रही है, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, 26वीं तरमीम, ये होता है फैसिलिटेशन। हमें फैसिलिटेशन क्या थी जरा आपको बता देता हूं। 2018 अगस्त में इमरान खान की हुकूमत आरटीएस बिठा के लाई गई, अच्छा जी लाई गई, जनरल फैज पे इल्जाम था, जनरल बाजवा पे इल्जाम था, फिर वो अप्रैल 2019 के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने, जावेद लतीफ साहब ने, परवेज रशीद साहब ने, किस किस ने गुफ्तगू नहीं की कि जनाब हमारा राब्ता हो गया था। फिर हमने देखा एक्सटेंशन भी हुई, फिर हमने देखा कि गुन भी गाए हुए, गीत भी गाए गए जनरल बाजवा के लिए, बड़ा प्यार मोहब्बत हम सब देखते रहे हैं रिकॉर्ड के ऊपर। फिर हमने देखा कि अच्छा अंदाजा लगाए, लीडर तो इमरान खान को कहते हैं कि जो कोई डील नहीं की। अप्रैल 2019 में इतना बड़ा लीडर था, इतना हर दफा भाग जाता है, हर तो दफा एक्सटेंशन किसने दी सर उनको? आ गया। देखिए अब मुझे रश बात के कमर के गाने भी किसने गाए थे, ये भी सब पूरा फैक्ट दिया करें ना आज़ाद साहब। मैं वही बता रहा हूँ ना, आज जी करें ना, बताएं। आज करें ना जनरल बाजवा की, आप जनरल बाजवा में नहीं है, कहे ना, बनाए ना, बनाए ना सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर। हमें जो समझना है ये छोड़ दें इस बातों को। अब ये अवाम नहीं है, अवाम ये जो बेवकूफ बनाने वाला अमल है ना, इसको नहीं जानती, ना समझती है इस अवाम को। अवाम ने क्या बातें करनी है, सच सुनना है, सच हर एक को पता है। 85% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं, यानी हमें बता रहे हैं एहतजाज कोई नहीं। भाई एहतजाज के लिए 144 का नफाज मैं बता दूं आपको, नजरबंदी की ऑर्डर मैंने ये नवंबर 2024 में सस्पेंड हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए। घर नहीं तोड़े आपने, खंदकें नहीं बिछाई, मोटर में बंद नहीं की आपने कोई एहतजाज होने दिया? आप अंदाजा लगाएं। यानी अच्छा डर और खौफ किस बात का है? जुडिशल कमीशन बना के सच ही आना था ना। हम इल्जाम लगाते हैं ये नू लीग ने किया था 9वीं का, ये आज़ाद सिद्दीक साहब यही तो आपको ये बता रहे हैं, आप ऐसे ही गर्म हो गए अजहर जावेद साहब के ऊपर, वो खैर अपना जवाब खुद ही देंगे, लेकिन वो यही आपको बता रहे हैं आगे भी आपको एहतजाज विताज के ऊपर आप ज्यादा होप ना लगाएं, कोई इतने मौके नहीं मिलने एहतजाज करने के। बताएं क्या ये आईने पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 15, 16, 17 आईने पाकिस्तान 1973 बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैं हैरान होता हूं इस बात पे, वे किस बात के लिए? आप कौन होते हैं रोकने वाले? एहतजाज हमने नहीं करना, किसने कहा? आईने पाकिस्तान खत्म कर दे, जैसे 26वीं आईनी तरमीम में पकड़ के आपने अदलिया का सत्यानाश कर दिया है। एक जज और का इस्तीफा आ गया ना, जैसे शाहिद जमील ने भी इस्तीफा दिया ना, जैसे चौधरी अब्दुल अजीज का भी इस्तीफा आ गया। यानी ये करने का काम है। चलिए अज़हर चलें, आप पानी पिए, आराम से पानी पिए। अच्छा गुस्सा ना करें, आपके साथ हमने बड़े शो करने हैं, हमें भी आपकी बड़ी जरूरत है, कोई भी आपकी जरूरत है। एक ब्रेक ले लेते हैं जरा, एवरीबडी होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट कूल डाउन, और उसके बाद वापस आते हैं तो अज़हर जावेद साहब एंड ऑफ कोर्स हुज़ैफा रहमान साहब से हम सुनेंगे कि जो सारी बातें, जो चार्जशीट अज़हर सिद्दीक साहब ने उनके ऊपर लगाई है, ये इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। विल बी बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, वेरी मच स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद हुज़ैफा रहमान, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। अज़हर जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हुज़ैफा रहमान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत याद आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उनकी बातों को मान भी बहुत रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा है, आज भी कहा है और लगातार ये कहते चले आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े वोकल हैं इस बारे में। वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है ना, और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी हाल हो रहा है, उसके अंदर 3 लोग उसके जिम्मेदार हैं, कोट एंड कोट। उनके अल्फाज हैं जनरल बाजवा एंड DGI उस टाइम के, जो कि जनरल फैज़ हैं, और ऑफ कोर्स बानी PTI। इन 3 लोगों की वजह से मुल्क के अंदर दोबारा दहशतगर्दी का नासूर जो है उसने अपना सर उठाया है। अब ज़ाहिर बात है आप ही हुकूमत है, अगर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब की सब बातों को PTI एंडोर्स भी करती है, जिसके भी ताज़ा मिसाल आपको अज़हर सिद्दीक साहब के बयान में मिली है, तो सर फिर एक्शन लेना, किसने रोका है आपको? इन तीनों के खिलाफ एक्शन लें। जी बहुत शुक्रिया बिनिश सलीम साहिबा। पहले तो मैं आपके सवाल पे आने से पहले
आपको मुबारकबाद देता हूं कि हमारा जो नैरेटिव था, अजहर सिद्दीक साहब ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में उसको तो खैर एंडोर्स कर दिया कि अगर हम 2018 में फ़ौज की या इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं, तो बाकी उन्होंने फिर हम पे इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त लगा दी। तो मैं इसका भी थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दे दूं कि 1992 में नवाज शरीफ को किसने निकाला था, 1999 में नवाज शरीफ कैसे निकले थे और 2017 में कैसे निकले थे, ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बाकी ये कहना कि अगर कोई बैरूनी दौरे हैं वज़ीर आज़म के और वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत को साथ रखते हैं या मुल्क में फ़ैसला साजी में उन्हें साथ रखते हैं, तो हम तो इसे डिक्लाइन ही नहीं करते। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसको देखते हुए पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का किरदार कभी भी मिनिमाइज़ नहीं हो सकता। अगर कोई भी सियासी हुकूमत ये समझती है कि फ़ौज का किरदार मिनिमाइज़ कर कर या फ़ौज को साइडलाइन कर कर वो सर्वाइव करेंगे, तो बेसिकली आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे होते हैं ना। आपने देख लिया यूक्रेन के पास फ़ौज नहीं है ना मजबूत, एटमी कुव्वत नहीं है, तो यूक्रेन के सदर दरबदर की ठोकरें खा रहे थे। तो अगर पाकिस्तान के ये एजेंसीज और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ही कमाल है ना कि एक दाइश का एक दहशतगर्द जो है जिसको जैसे जिसने भी इंडिकेट किया, हमारी मुल्क की नंबर 1 इंटेलिजेंस जिसने उसको पकड़ा, अमेरिका के हवाले किया, उस पर ट्रंप जो है वो इवन के हमारे हमसाया मुल्क का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क का विजिट किया और भारत की एक बड़ी कम्युनिटी ने उन्हें सपोर्ट किया। उसके बावजूद जो जिस तरीके से खराज तहसीन उन्होंने हमें पेश किया, शायद ही अभी तक किसी मुल्क को किया हो। तो इसलिए आप हमेशा जब देखते हैं कि गिलास जो है वो आधा खाली देखने के कायल हैं तहरीक इंसाफ वाले, और हम जो है हम गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं। तो अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। तो ख्वाजा आसिफ साहब कोई शक नहीं बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन, हमारी हुकूमत के इंतहाई सीनियर मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जो बात की, लाजमी नहीं है कि हर बात जो है वो हुकूमत की पॉलिसी होती है और या हर बात जो है मेरे मुंह से निकलेगी वो हुकूमत का ही बयान तस्वुर किया जाएगा। तो एक तो हुकूमत के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो ज़ाहिर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होते हैं। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना एक नुक्ता नज़र दिया और उस नुक्ता नज़र को ज़ाहिर है उसके कुछ नुक्ता नज़र के मुखालिफ लोग भी हैं और उसके हामी लोग भी हैं। अब अगर हम सियासतदान हैं, सियासी बात करें, तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ 2013 से KPK में मौजूद है, KPK की सियासी हुकूमत है। तो कभी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत वहाँ पर इस मौजू पे तो मुज़ाहमत नहीं की कि आप जो है वहाँ का जो बॉर्डर है, ट्राई बॉर्डर है, उसको ओपन कर रहे हैं, या वहाँ पर आप अफगानिस्तान से तालिबान लाकर बसा रहे हैं, या इमरान खान साहब अपनी फंडिंग के लिए नहीं तालिबान को गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्लाम मुतारिफ करा रहे हैं। आज जब बात आ गई है, चूंकि खुद तहरीक इंसाफ एक मुदई बनी हुई है, एक साबिक आर्मी चीफ, एक साबिक DGI के खिलाफ, तो वो कहती है मुस्लिम लीग नून अपना वजन हमारे पलड़े में डाल ले सिर्फ इस हद तक, बाकी जो मामला आएगा उसमें हम नून लीग के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये देखें, ये तरीकेकार को ठीक नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ एक बिल्कुल गुडविल के तहत और सही खलूस नीयत के तहत कोई बात करती है तो हुकूमत उसको बिल्कुल गले से भी लगाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी साबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने या साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने कोई गलत काम किया है तो उसका मुहासबा नहीं होना चाहिए। फौज तो खुद मुहासबे पर यकीन रखती है। इस वक्त उनके एक DGI उनकी अपनी कस्टडी में है ना, ट्रायल चल रहा है उनका। लेकिन अगर हम यही कहें कि जी वो अपने DGI का ट्रायल कर रहे हैं, हम उसी सेक्शन उसी क्लॉज के तहत इमरान खान का भी ट्रायल करें कि दहशतगर्दों का सहूलतकार रहा है, इसने सूबे का लॉ एंड ऑर्डर तबाह कर दिया, इसने ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात, जिसके अंदर आपके सैकड़ों अफवाज के जवानों ने शहादतें नोश फरमाई, उनकी कुर्बानियों को इसने उड़ाकर रख दिया सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए कि तालिबान हमारी क़यादत को कुछ ना कहें, KPK में हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, और बाकी पाकिस्तान के अंदर वो अपनी दहशतगर्दियां फैलाएं। तो आप कहेंगे नहीं, ये तो विक्टिमाइजेशन हो रही है। फौज कौन होती है मिलिट्री कोर्ट का बात करने वाली? फौज क्यों मिलिट्री कोर्ट में लेके जा सकती है? तब आप फौज के ऊपर इल्जाम ले जाएंगे। अगर आपने बात करनी है तो नेशनल डायलॉग की बात करें और मेज के ऊपर बैठकर बात करें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी अगर हमारा मफाद है तो हम जो है उसमें फौज को क्रिटिसाइज करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर हमारा फायदा नहीं जुड़ा हुआ, नून लीग कोई बात कर रही है तो हम कहेंगे कि जी MD IMF के साथ मीटिंग में अस्करी क़यादत क्यों मौजूद थी? अगर हमारे हमसाया मुल्क बिरादर मुल्क सऊदी क़यादत से मुलाकात हो रही है, वहां फौजी क़यादत क्यों मौजूद थी? भाई फौज पाकिस्तान में एक हकीकत नाकाबिल तरदीद है, 77 साल में उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन बना है। तो आप अगर उसका कोई किरदार महदूद करना चाहते हैं तो कोई सियासी मॉडल देना, वो आपके पास होगा नहीं। और आपका सिर्फ और सिर्फ नियत ये है कि हम किसी भी तरीके से जो है खतूत आप लोग लिख रहे हैं। अगर आप उनके किरदार को महदूद करने की बात करते हैं खतूत करके, वो तो उन्होंने खुद आपको जवाब दे दिया कि जी ये मेरा काम ही नहीं है, ये सियासतदानों का काम है। तो देखें सलीम साहिबा, आप भी एक एनालिस्ट भी रही हैं, खुद एक एंकर भी हैं,
और अजहर जावेद साहब की सैकड़ों स्टोरीज जो है अजहर जावेद साहब की वो नून लीग के खिलाफ मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर हैं, आज से नहीं है, अरसा दराज हो गया, बाल ने सफेद किए हैं, दी न्यूज से शुरू हुए और दुनिया को और बाकी चीजें उन्होंने की। तो अजहर जावेद जो बात करें, दलील वाली बात करें, दलील से उन्हें काउंटर कर दें, नॉकआउट कर दें। अवाम देख रही है इस प्रोग्राम। टाइम पे हुजैफा अजहर जावेद साहब भी भरे पड़े बैठे हैं, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो लेट्स गिव द माइक टू अजहर जावेद साहब। अजहर जावेद साहब कर ले अपना कथारसिस, फिर सवाल मैं बाद विच पुछ लांगी, तुसी कर लो, बड़ा इंतजार कीता है कमेंट वास्ते जी। अच्छा, मुझे ना बिनी साहबा अब इन लोगों पे तरस आता है कसम से। ये झूठ के बयानिया जो इन्होंने बनाया है ना तरीके इंसाफ ने, वो इस तरह जमीन बोस हो रहा है जिस तरह इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे लगा के जो प्रमोशंस लगा के की ना, वो एक जो नाउमीदी फैलाई थी वो अब उम्मीद में बदल रही है। मैं आपको सिर्फ इंडिकेटर्स देता हूँ जो पिछले 2021 से लेके 2025 के दरमियान जो इंडिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है, मैं कोई इसमें वो बात नहीं करूंगा जो पढ़ी लिखी ना हो। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जो एक्सपोर्ट्स थी जो फिस्कल ईयर 21 में थी वो 21 बिलियन थी और आज 32.34 बिलियन है। जो एफपीआर टैक्स कलेक्शन थी वो 21 में 4.74 ट्रिलियन थी, अब वो 12 ट्रिलियन से ज्यादा है। एक बहुत बड़ा शो डाला गया जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहा गया आप रेमिटेंसेस ना भिजवाएं, आप बाइकाट करें। वो उसका क्या बना? मैं आपको यहाँ पे दावे से कहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, जो तरीके इंसाफ का यहाँ पे झूठा प्रोपेगेंडा था, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो जहन गंदा किया गया था, वो अब ठीक हो रहे हैं। उन लोगों को समझ आ रही है कि ये जो झूठ था वो झूठ जो सामने आ रहा है। जो रेमिटेंसेस जो इजाफा हुआ है, आप देखें 21 में 24 बिलियन था और यह 25 में 35 बिलियन, और इनकी कॉल के बावजूद इतनी नाकाम कॉल थी कि उसमें इजाफा हुआ है। इन सारी चीजों पे KSE 100 इंडेक्स को देख ले 127 पे। बात यह है कि इनके हवाले से जो कोई बात करे तो ये इनको मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान नजर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो लोग, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं या वो आ रहे हैं अमेरिका से, इन लोगों ने यहाँ पे इनको भेड़ बकरियां समझा ओवरसीज पाकिस्तानीज को। इनको झूठा प्रोपेगेंडा, तकरीरें करके इनसे पैसे इकट्ठे होते हैं। ये सारा जो फंड जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, इदारों से मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों ने जो फंडिंग इकट्ठी की, जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग के लिए इकट्ठी हुई, चाहे वो नाम निहाद यहाँ पे पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर झूठे इजलास जिसमें 1500 में से सिर्फ 21 मेंबरान पार्लियामेंट शरीक हुए, वो भी एक छोटे से कमेटी रूम में, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इन लोगों को अब समझना चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए जहां पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशें, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना है, इनको भी इनका साथ देना होगा। इनकी सिर्फ एक ही फरमाइश है, वो सिर्फ और सिर्फ फरमाइश है कि जो अडयाला जेल में करप्शन के तहत जो करप्ट मुजरिम बैठा हुआ है, जिसको 14 साल सजा हुई है करप्शन के तहत, उसको रिहा किया जाए। आज उसको आप फैसिलिटेट कर दें। या मैं आपको ये एक बात गारंटी से कहता हूँ, ना तो इस मुल्क में इनकी कोई एहतजाज की कॉल नजर आएगी, और वैसे भी एहतजाज करके इन्होंने देख लिया है, पाकिस्तानी कौम इस वक्त एहतजाज के मूड में नहीं है। उन्हें वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी हो या पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वो देख रहे हैं कि उनकी जो हालात जिंदगी वो बेहतर हो रहे हैं। महंगाई में जो कमी है वो रिकॉर्ड कमी जो उसकी आपके फिगर्स आपके बता रहे हैं। तो इन हालात में इनको एहतजाज करने दे, कॉल देने दे। आप ईद के बाद मुझे लीजिएगा प्रोग्राम में, अगर ये एहतजाज कर गए तो मुझे, मैं आंसरेबल हूँगा। आपको बताऊँ बड़ी बात कह दी अजहर जावेद साहब आपने, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अजहर सदीक साहब ये ले रहे हैं चैलेंज, ईद के बाद यही पैनल, उस्मान साहब ये नोट करें, ये चैलेंज आप ले रहे हैं अजहर सदीक साहब जी। बेफिक्र, आपने सवाल कर ले, फिर जवाब देता हूँ आपको। बरतानवी हुकूमत को इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, बरतानवी हुकूमत ने भी हाथ उठा लिया। यहाँ पर जो जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, चाहे वो उनकी साबका अहलिया थी या दूसरे लोग थे, उन सबको इस वक्त एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा बनने के लिए है। पाकिस्तान की फौज हो, रियासत हो, हुकूमत हो, उनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, और जिस तरह के इन्होंने नारे लगाए, जिस तरह के जलसों में यहाँ पर ये पोस्टर्स उठाते थे, इन लोगों को तो वैसे ही इनको क्या कहते हैं, माफी मांगनी चाहिए रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और झूठ बोलने पे। यहाँ पर भी ओवरसीज पाकिस्तानी आप समझ चुके हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज की कॉल देते
होते हैं, 20 लोग नहीं होते। पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुजाहरे की कॉल होते हैं, 16 लोग नहीं होते। ये आ गया वो मौकफ, आ गया आज़ाद सदीक साहब। तौबा भाई, इतने बुरे हालात हैं ओवरसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के। जवाब दीजिए आज़ाद सदीक साहब, जवाब दे। आ गया पॉइंट, आ गया आज़ाद जावेद साहब। अब जरा सुन ले, आज़ाद सदीक साहब को सुन ले। जी सर। अच्छा, मैं वो ना डॉक्टर अनवर सज्जाद ना बहुत खूबसूरत बात करते हैं, सफाई निस्फ इकबाल जुर्म है। जो मैंने इल्जामात लगाए थे वो सच साबित हो गए। कोई एक कहानी आपने सुनी हो कि पिछले 20 सालों में, 30 सालों में मुल्क की इकोनॉमियां इन्होंने तो ऐसे तीर चला दिए जैसे पता नहीं क्या। आगे रहे बर्तानिया, छोड़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, आगे रहे क्यों बर्तानिया में बैठे हुए हैं? आए आकर यहाँ पर, आए आकर चले गए। अगर ये मुल्क तरक्की कर रहा है ना, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना इतना इस मुल्क के अंदर, जो क्यों ब्रेन क्यों ड्रेन रुकते हो रहा 3 दिन महीने? है, आप बताएं मुझे, बरतानिया क्यों आते हैं? आप वीजा छोड़ें अपना, जरा यहाँ गौर से कर, मैंने आगे आपकी सारी आते बातें हैं। सुनी है साहब, सारी झूठ सुना है आज़ाद जावेद साहब, आपको दोबारा मौका दूंगी, अगर वक्त मिला दोबारा मौका दूंगी। जरा बारी बारी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दीजिए, बिकॉज ऑडियंस के लिए जरा डिस्टर्बेंस होती है, समझ नहीं आता। मैं आपको मौका दूंगी आज़ाद जावेद साहब, आपको दोबारा मौका दूंगी, डोंट वरी। जी मैं आज़ाद ना सदीक साहब। अच्छा, मैं 5-6 आप इन्होंने पता है महंगाई खत्म हो गई है, वो मैं हैरान हो रहा था, पता नहीं कौन से महंगाई की खत्म हो रही है। आए जरा लाहौर में मेरे साथ, आए इस्लामाबाद चलते हैं, किसी जगह भी चलते हैं, किसने कहा है? अच्छा वो बता रहे डॉलर जो है ना, अच्छा डॉलर जब हमें निकाला था ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए, जो बाइडेन इंतजामिया, जो आज जो बाइडेन इंतजामिया का हाल हो रहा है, वो आपके सामने अंदाजा आ जाएगा। आप बेफिक्र रहिएगा, ये मुल्क ने आगे जाना है और कोई इदारे के खिलाफ बात नहीं कर रहा। ये देखे ना, बयानियां ही गलत बनाते हैं, झूठा बयानिया, ये अपने आप को छुपाते हैं उन चीजों के पीछे, बताने हैं। यानी भाई आपका इससे क्या कंसर्न है? किसने कहा है कि पाकिस्तानी फौज के बारे में बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हो रही है? कोई पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तान फौज का किरदार बहुत जबरदस्त है, कोई शक ही नहीं। जंग और हर जगह वो किरदार किसने कहा है? कौन क्वेश्चन कर आज़ाद रहा है? साहब, हम भी यही कह रहे हैं, पर आपके बानी नहीं ना मानते। वो जो सुने, चिट्ठियां लिखते हैं, ओपन लेटर लिखते हैं सर, वो तो खुली एक चार्ट शीट है। जी सर। विनेश आपने खत पढ़े? अगर खत जी पढ़े तो सर। उसके अंदर जवाब जी मौजूद है। सर। किसने कहा पाकिस्तानी फौज के बारे में? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आप भूल गए यार। हाँ, पाकिस्तानी फौज के बारे में रोग आर्मी याद है? इंडिया में जाकर जो नवाज शरीफ तकरीरें किया था याद है आपको? आपको सिरल मीडिया डॉन लीक्स याद है आपको? आपको गुलभूषण यादव की आजाद कोई नहीं की इंडिया में, ये झूठ है ये सारा। ये अब मैं सुनता रहा हूँ। नहीं नहीं, झूठ अच्छा बात मैं आज़ाद साहब, मैं आपको दूंगी, आज़ाद जावेद साहब मैं आपको एंड के ऊपर 1-2 मिनट दूंगी, प्लीज हौसला रखें। जी जी, आज ही आज़ाद सदीक साहब मुकम्मल कर लें। परेशान क्यों होते हैं? आप अपना पसीने क्यों छूट रहे हैं? खुदारा आपका क्या कंसर्न इस बात से? आप क्यों डिफेंड करते फिरते हैं नून लीग को? आपका क्या ताल्लुक है? अगर ताल्लुक नहीं है तो डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अब सुने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ के दिए हुए बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमें क्या सिखाते हैं? हमें क्या सिखाते हैं? हमने क्या इंक्वायरी नहीं हुई? कहाँ है? ना डालें ना निकाले जरा सारा कुछ। ये जो बैठकर जो बातें हो रही हैं, इस मुल्क को खुदारा 85 से प्रोजेक्ट चला रहा है, मुल्क का लाकर खड़ा कहाँ कर दिया है? आज डॉलर क्या है? सबक सीले अफगानिस्तान से। 3 रुपए 80 पैसे के करीब है करेंसी। जरा सोचें पाकिस्तान की हालत क्या है। इंडियन करेंसी देखे कहां पहुंच चुकी हुई है। जरा गौर करें इन चीजों के ऊपर। यानी ये बाहसियत पाकिस्तानी, हमें दुख होता है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ मैंने अपनी जात को आगे लेके चलना है मुझे, यानी खाली स्टॉक एक्सचेंज बढ़ाने से आप समझते हैं तरक्की होगी मुल्क में? कौन बेवकूफ कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ने से मुल्क में तरक्की होती है? खुदारा मुल्क में तरक्की के 5-6 इंडिकेटर हैं। बताएं एक्सपोर्ट कहां गई है? लोकल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल तबाह होकर चली गई है। किसने? हमने की है। हमारे दौर में तो टेक्सटाइल ने जितना फ्लरिश हुआ आपके सामने है, लोकल इंडस्ट्री जितनी फ्लरिश हुई, कोरोना के बावजूद 2.5 साल कोरोना रहा है, 3.5 साल में, और मुल्क की इकोनॉमी कहां ले गया? चलिए आज़ाद सदीक साहब, वक्त कम है, मैं आपको जरा जवाब ले देती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू रैप अप, तो मुझे जरा हुज़ैफा को एंड आज़ाद जावेद साहब को शामिल कर, मुझे हुज़ैफा से जवाब तो लेने देना। आप कह रहे हैं कि मैं इनसे पूछ लूँ ना? नहीं, आप कह रहे हैं तरक्की नहीं हो रही, तो मैं हुकूमत से तो पूछ लूँ, मुशीर ये किस चीज के बन गए अगर तरक्की नहीं हो रही? तो बात तो खत्म कर लेने देना। जी बिनिश सलीम साहिबा, पहली बात तो ये कि मेरे भाई जो है अजहर सदीक साहब फरमा रहे थे कि अजहर जावेद को नून लीग के नुमाइंदे जो जवाब दे रहे हैं, एक तो जो है गैर जानिबदारी मुनाफिकत का दूसरा नाम होती है। अगर आप मुसलसल झूठ बोल रहे होंगे और मैं सिर्फ अपनी बारी के इंतजार में खामोश बैठा हुआ हूँ, अगर अजहर सदीक साहब को अजहर जावेद साहब जवाब दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप, हमारे मुल्क में कंसेप्ट बन चुका है जो कि बानी तहरीक इंसाफ ने बनाया कि आप झूठ इतना शिद्दत से बोलें कि वो सच लगने लगे। यानी आपने झूठ पे मबनी इतनी लंबी तमहीद बांधकर तकरीर कर दी। नवाज शरीफ ने कौन सी इंडिया में जाके तकरीर की है? इनसे कहना अभी दिखाएं आपको। डॉन लीक्स के अंदर कौन सा नवाज शरीफ ने
या उस स्टोरी के अंदर भारत का कोई जिक्र था, कोई मामला था। एक जर्नलिस्ट ने एक स्टोरी की और उस स्टोरी का क्रक्स ये था कि जो मुल्क के बड़े बैठे हुए थे उस बात को उसने रिपोर्ट कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से मुझे आप ये बताएं कि और किस मामले पे मियां नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को कंप्रोमाइज किया हो? यानी शर्म आनी चाहिए। शर्म छोटा लफ्ज है कि नवाज शरीफ के बारे में उसके बदतरीन नाकिद ये बात कहते हैं। जनरल मुशर्रफ जिसने मार्शरा लगाया, जिसने नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर के अंदर हथकड़ियां लगाकर बिठाता था, वो मुशर्रफ से सवाल किया दुबई में, तो उसने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो गद्दार नहीं है, नवाज शरीफ मुहिब वतन आदमी है। वक्त न्यूज का इंटरव्यू दिया था उसने बाकायदा। तो आप इस तरीके से यानी झूठ दर झूठ, ओ भाई आप यानी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। 18 से 22 तक इकोनॉमी तुम लोगों ने डबो दी। 175 पे जब जिस दिन अदम एतमाद आ रही थी, डॉलर उस दिन 175 के ऊपर था और 15 दिन के अंदर डॉलर 225-26 को टच कर गया क्योंकि तुमने डॉलर को आर्टिफिशियल रोका हुआ था। नून लीग की हुकूमत गई, निगरान दौर आया, उसके बावजूद भी डॉलर 114-15 पे फ्लक्चुएट कर रहा था। भाई तुमने हर चीज का भट्ठा बिठा दिया। कोरोना ने तुम्हें जो है एक वेंटिलेटर का तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हें वेंटिलेटर से निकालकर आईसीयू पे ले आई, वरना तुम्हारी हुकूमत 2019-20 में ही फारिग हो जाती। जो तुम लोगों ने इकोनॉमी में गुल खिलाई वो 2022-23 में दिखाई दिए। शहबाज शरीफ ने 22 में जो रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई थी उसके समरात अब आ रहे हैं। ये एक साल की कारकर्दगी नहीं है शहबाज शरीफ की, ये एक साल की और पिछले 16 महीने की जो कारकर्दगी थी उसके समरात जो है निगरान दौर में भी नजर आए, अब इस एक साल में भी नजर आना शुरू हो गए। कम अज कम अजहर सदीक साहब तो एक लर्नड कौंसल है, अदालतों में पेश होते, कोई दलील की बुनियाद पे बात करते ना। जितनी बात इन्हें की है, क्योंकि इनकी क्लिप इनकी आदत है वायरल करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनके भी जितने भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, या जितने लोग इनकी गुफ्तगू को सर्कुलेट करेंगे, इनकी सारी गुफ्तगू को गूगल पे सर्च कर लें। यानी झूठ इतना बोलते हैं कि दूसरा आदमी सच समझना शुरू हो जाए, और इतने एतमाद से बोलते हैं। ओ भाई तुम जो है कहते हैं मसला अफवाह के खिलाफ नहीं है। ओ भाई 9 मई में तुम्हें GHQ पे हमला कर दिया, मसला अफवाह के खिलाफ नहीं हो। और तुमने मियां वाली में शोहदा को आग लगाई, तुम जो है फौज के खिलाफ नहीं हो। तुमने फौजी तंसीबात पे हमले कर दिए, तुम फौज के खिलाफ नहीं हो। तुम जो है वहां पर तुम्हारा शहबाज गिल जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा होकर फौज के खिलाफ पैनाफ्लेक्स लगाते, तुम फौज के खिलाफ नहीं हो। कुछ शर्म होती है, कोई एटिकेट्स होते हैं। यानी बिल्कुल कोई बात अजहर सदीक का शुमार उन लोगों में होता है जो कम अज कम कोई दलील वाली बात तो कर ले, कम अज कम खुद ही यानी ये तहकीक करके रिसर्च करके बात कर ले। यानी इतना भाई नवाज शरीफ को ऐसे बना दिया। और अकल के अंदर नवाज शरीफ ने, मैं कहता हूं एटम बम की बुनियाद जिस किसने भी रखी थी, ये नवाज शरीफ की करेज थी ना कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे। 28 मई 1998 को नवाज शरीफ मुल्क का वजीर आजम था। कोई एक चीज ऐसी बता दें कि नवाज शरीफ के ऊपर एंटी स्टेट होने का इल्जाम लगाओ। गलतियां नवाज शरीफ में भी हो सकती हैं, गलतियां शहबाज शरीफ में भी होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर गलती नहीं, तुम तो हो ही गलत, तुम्हारी तो बुनियाद गलत है। यानी 9 मई हुआ, 9 मई के अंदर एविडेंस मौजूद है, वीडियोस देखिए, कहते हैं हमारे लोग नहीं है। पार्टी की टॉप लीडरशिप वीडियोस में मौजूद है, तमाम शाहराओं को आग लगा रही है, वो कह रहे हैं हमारे लोग नहीं है, तहकीक करवा ले आए। ये वो लोग हैं जो कहते हैं 2 + 2 4 नहीं है, 2 + 2 22 है। अब इनका बंदा क्या करे? बंदा खामोश ही रह सकते हैं। इज्जतदार आदमी के पास और ऑप्शन ही नहीं रहती कि इतना ये गरज से झूठ बोलते हैं, इतना गरज से झूठ बोलते हैं कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आप हुकूमत में हैं, फिर कहते हैं जी अजहर जावेद जैसे हुकूमत एक्शन लेती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है भाई। आई थॉरली एंजॉयड द शो। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप लोग को दोबारा मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।